गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा ज्ञान सुधा सक्सेस साथी जो चैनल स्टार्ट किया गया है उसके माध्यम से हम भारत के भूगोल की श्रृंखला में आज पढ़ेंगे उत्तर का मैदान या नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हम उत्तर का मैदान पढ़ रहे हैं इससे पहले हमने भारत को भूगर्भिक क्षेत्रों में विभाजित किया और उसमें हमने जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसको हमने पढ़ लिया है। तो एक बार आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पुराने वीडियो जो इससे रिलेटेड हैं भारत के भूआकृतिक प्रदेशों से, उसको देखिए। उसके बाद ये थोड़ा सा बेटर आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं उत्तरी मैदान के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है मैदान, तो मैदान है तो सामान्यतः मैदान पाए जाते हैं आपके समतल और सपाट। साथ ही वहाँ पे ढाल जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा मंद ढाल या निम्न ढाल। तो वास्तव में जो उत्तरी मैदान है वो आपके विविधता विहीन समरूप, मतलब सब जगह लगभग एक जैसे दिखते हैं। ये जलोढ़ मृदा का यहाँ पर निक्षेप पाया जाता है और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा ये मिलके बने हैं। तो ये जो है आपका उत्तरी मैदान है जो जलोढ़ से मिलके बने हैं। इसका यदि आप विस्तार देखोगे तो पश्चिमी भाग में ये राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, जहाँ पर आपका मरुस्थलीय प्रदेश भी विद्यमान है, वहाँ से प्रारंभ होकर पूर्वी भाग जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है आपका ब्रह्मपुत्र की घाटी, वहाँ तक विस्तृत है। और इसकी औसत चौड़ाई जो है वो आपको 200 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। कहीं पे 150 किलोमीटर है, कहीं पे आपको ये 300 किलोमीटर के आसपास प्राप्त होती है। और यदि इनकी बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। इस मैदान की औसतन ऊंचाई 200 मीटर है और इसकी जो गहराई है वो है आपकी 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया उत्तरी मैदान का। इसी में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये जो समतल मैदान है, यहाँ पर नदियाँ अवसाद लेके आती हैं और उन अवसाद लेके आने की वजह से, चूँकि अवसाद आते हैं और इसका ढाल कम है, तो इस वजह से नदियाँ अपना मार्ग बदलती हैं। ठीक है, इसके कारण से बहुत जगह पे बाढ़ आती है, जिसका एग्जाम्पल आप देखोगे जो उत्तरी बिहार का मैदानी भाग है वहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ हैं, एक है कोसी और एक है गंडक। ये दोनों ही गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें जो कोसी नदी है वो अपना कोर्स है उसको बदलने के लिए काफ़ी जानी जाती है। तो इसको बिहार का शोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नदी अपना जो रिवर चैनल है उसको शिफ्ट करती है। और पिछले, यदि आप बात करोगे पिछले 200-250 वर्षों की, तो इसने लगभग 120 किलोमीटर का परिवर्तन कर दिया अपने जो जिस क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, जिस चैनल में ये प्रवाहित होती है उसमें। तो इस वजह से इस यहाँ पर बाढ़ आती है और इस बाढ़ आने के कारण यहाँ पर बहुत से जान माल की हानि होती है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं बिहार का शोक। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था उत्तरी मैदान का। अब हम बात करेंगे उत्तरी मैदान का हम विभाजन कैसे करें। तो यदि उत्तर से दक्षिण इसको आप विभाजित करते हो तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? भाबर, तराई और जलोढ़ के निक्षेप। भाबर, तराई और जलोढ़ के निक्षेप। तो जो इसको देख सकते हो आप, उत्तरी मैदान को 3 भाग बांटा, भाबर, तराई और जलोढ़ के निक्षेप। जलोढ़ को फिर हमने 2 भागों में बांटा है, खादर और बांगर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। उत्तरी मैदान में हम सब, ये देखिए आप, ये आपका हिमालय प्रदेश है। ये हिमालय में जो सबसे नीचे वाला रेंज है शिवालिक। शिवालिक से जैसे ही ये गिरिपादीय क्षेत्र या जो पर्वत पादीय क्षेत्र हैं उस वाले क्षेत्र में आपको कंकड़ दिखने को मिलेंगे, मोटे मोटे कंकड़ों के जमाव मिलेंगे। उसको हम कहेंगे भाबर। भाबर से, जैसे यहाँ से कोई नदी थी, ये यहाँ पे प्रवाहित हुई, तो जब भाबर में नदी प्रवेश करती है तो ये चूँकि पोरस होते हैं, ये सरंध्र होते हैं, यहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं। तो जो नदी प्रवेश करती है तो वो नदी आपको यहाँ पर विलुप्त हो जाएगी। इसके बाद में ये नदी कहाँ दिखेगी आपको? तराई प्रदेश में, जो आपका क्या है, ये दलदल या मार्शी एरिया है। तो ये आपका तराई क्षेत्र हो गया। उसके बाद में जो नदी घाटी बनेगी, रिवर वैली बनेगी। रिवर वैली में 2 प्रकार के जलोढ़, ये आपका है जलोढ़, ये दोनों जो हैं आपके, ये जलोढ़ के निक्षेप हैं। इसमें अंदर वाला जो बाहरी भाग है बांगड़ कहलाता है, पुराना जलोढ़ है जो। और जो आंतरिक नदी जहाँ पर हमेशा बाढ़ का पानी जमा होता है
बाढ़ का पानी नई मृदा लेके आता है, नया अवसाद लेके आता है, वो आपका होता है खादर। तो सबसे अंदर होगा खादर, उसके बाहर होगा बांगड़, बी से बांगड़ और बाहर याद रख सकते हैं हम, उसके बाहर तराई। ठीक है, तो 3 भाग हो गए, भाबर, तराई और जलोढ़। और जलोढ़ को हमने 2 भागों में बांटा, पुरानी जलोढ़ को कहते हैं बांगर और नवीन जलोढ़ को कहते हैं हम खादर। तो ये आपका उत्तरी मैदान का उत्तर से दक्षिण हो गया। यहाँ पे आपका शिवालिक है, शिवालिक के बाद भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद में जलोढ़, जलोढ़ को हमने 2 भागों में बांटा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाबर का मैदान या द भाबर। तो भाबर क्या है, ये आपका 8 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई एक पतली पट्टी है, जो कहाँ से प्रारंभ होती है, जैसे ही हिमालय खत्म होता है अर्थात शिवालिक का गिरिपद वहाँ पे प्रारंभ हो जाती है, शिवालिक के पैरेलल चलती है। ये ध्यान रखने की बात है, इट इज़ ए नैरो पोरस नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द इंडो गंगा प्लेन। इंडो गंगेटिक प्लेन जो है भारत का जो हिंद गंगा का मैदान है उसके जस्ट, ये कहाँ है आपका, ये शिवालिक के जस्ट नीचे। जैसे ये शिवालिक है यहाँ पे, शिवालिक के जस्ट नीचे छोटा सा स्ट्रेच है 8 से 10 किलोमीटर का, जो लगभग समानांतर आपका चलता है शिवालिक के। इसके बाद में इसका स्पेशलिटी क्या है, ये दे शो ए रिमार्केबल कंटिन्यूटी फ्रॉम द इंडस टू द तिस्ता। पश्चिमी भाग में सिंधु नदी से लेके पूर्वी भाग में जो तिस्ता नदी है वहाँ तक ये लगभग कंटिन्यूटी में है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखने की है कि इस मैदान की चौड़ाई आपको पश्चिम में अधिक मिलेगी और पूर्वी भाग अर्थात असम वाला जो क्षेत्र है, असम का जो मैदानी भाग है, वहाँ पे इसकी आपको चौड़ाई देखने को कम मिलेगी। ये आपका मेन डिफरेंस है किससे, तराई से। तराई रीजन उल्टा है, तराई रीजन में आपको उसकी पूर्व में चौड़ाई अधिक मिलती है और पश्चिम में कम मिलती है, उसको हम देखेंगे बाद में। तो अभी भाबर में देख सकते हो आप कि पश्चिमी भाग में अधिक चौड़ा है और पूर्वी भाग में ये अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। अब यहाँ की इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि जैसे ही पर्वत श्रेणियों से नदी निकलती है तो अपने साथ में गोलाश्म लेके आती है या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े लेके आती है और उन टुकड़ों को ये यहाँ पर आके जमा कर देती है अपने पर्वत पादीय क्षेत्रों में। इसी के कारण यहाँ पे सरंध्रता या पोरोसिटी पाई जाती है। ठीक है, इसी इनके सरंध्र होने की वजह से क्या होती है, जो स्ट्रीम्स होती है या जो वितरिकाएँ या जो नदियाँ होती हैं वो वहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है, और वो कहाँ निकलती हैं बाहर, फिर तराई क्षेत्रों में। देयरफॉर द एरिया इज मार्क्ड बाई ड्राई रिवर कोर्सेज। यहाँ पर नदी जो घाटियाँ हैं वो रिवर कोर्स है वो शुष्क होता है केवल मानसूनी क्षेत्र में, जबकि जल का प्रवाह ज़्यादा होता है उस समय पर ये यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा। द एरिया इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। चूँकि यहाँ पर बहुत सारे ये पत्थर पाए जाते हैं, मृदा उपजाऊ नहीं होती है, इसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो है वो विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पे केवल आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो हैं बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, ये यहाँ पर जमे हैं, नदी द्वारा लाए गए हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादा वनस्पति नहीं दिखेगी, केवल आपको क्या दिखेंगे, बड़े बड़े पौधे दिखेंगे। तो ये है आपका भाबर का मैदान। अब भाबर के मैदान के ख़त्म होते ही स्टार्ट हो जाता है आपका तराई रीजन। तराई रीजन क्या है, तराई रीजन इज़ इल ड्रेन्ड, मतलब यहाँ पे अपवाह अच्छा नहीं होता है। ये डैम्प है अर्थात ये दलदली क्षेत्र है और यहाँ पर आपको थिकी फॉरेस्ट मिलेंगे, बहुत सघन वन मिलेंगे यहाँ पे आपको। ये भी एक नैरो ट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है, इसकी चौड़ाई आपको मिलेगी 10 से 20 किलोमीटर के आसपास और ये आपको भाबर के पैरेलल चलता है, भाबर के समानांतर। ठीक है, तो शिवालिक के समानांतर आपको क्या मिलेगा, शिवालिक के समानांतर आपको मिलेगा भाबर, भाबर के समानांतर आपको क्या मिलेगा, तराई। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से लेके 20 किलोमीटर। इसके बाद में देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाबर में जब नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पर वो लुप्त हो जाती है और ये नदी वहाँ पर वापस कहाँ प्रकट होती है, ये आपके प्रकट होती है तराई क्षेत्र में और इसी के प्रकट होने की वजह से यहाँ पर दलदल, अनूप या मार्शी लैंड बन जाता है। ठीक है, अब भाबर पट्टी के विपरीत जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि महान मैदान के पूर्वी हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में अत्यधिक वृष्टि होने के कारण तराई क्षेत्र अधिक चौड़ाई में विस्तृत है और पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई आपको अपेक्षाकृत पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई आपको देखने को कम मिलेगी। तो ये भाबर के विपरीत है, इसका जो विस्तार है वो।
साथ ही यहाँ पर देखने की बात यह है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है, यहाँ पर वन्य जीव पाए जाते हैं और इस वजह से यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये भी है कि चूँकि ये आपका मार्शी लैंड है, वो संक्रमण क्षेत्र पर अवस्थित है, यहाँ पर दलदल है, इस वजह से यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये एग्जाम इस फोटो में डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे लेशर हिमालय समाप्त होता है आपको देखने को मिलेगा भाबर, और भाबर के जस्ट दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा तराई प्रदेश। तो ये एकदम तीनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तराई के बाद में इसी में देखते हैं हम अभी इन दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं। भाबर जो है आपका सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में अवस्थित है और उसके समानांतर है। भाबर में आपको कंकड़ पत्थर बजरी दिखेगी। तराई क्षेत्र में अपेक्षाकृत थोड़े बारीक कण दिखेंगे। ये मार्शी लैंड है या दलदल प्रदेश है और जलोढ़ से मिलकर बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर सघन वनों का विस्तार पाया जाता है। चौड़ाई देखोगे तो इसकी चौड़ाई आपको 8 से 10 किलोमीटर मिलेगी, इसकी चौड़ाई आपको मिलेगी 10 से 20 किलोमीटर के आसपास। एक दूसरा अंतर है इसका जो विस्तार है, भाबर का जो विस्तार है वो आपको पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा और पूर्वी क्षेत्र में आपको कम मिलेगा। धीरे धीरे ये कम होता जाता है। जबकि तराई प्रदेश है उसका है आपका जो ईस्टर्न पार्ट है या पूर्वी प्रदेश है, वहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी और पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई आपको अपेक्षाकृत कम मिलेगी। अर्थात जो असम का मैदान है वहाँ पे तराई क्षेत्र आपको अधिक देखने को मिलेगा। भाबर कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। तराई जो क्षेत्र है वहाँ पर चूँकि सघन वन पाए जाते हैं तो ये भी पहले उपयुक्त नहीं था, लेकिन अभी जो है वनों को काटकर वहाँ पर सघन कृषि प्रैक्टिस की जा रही है। तो ये आपको डिफरेंस हो गया तराई रीजन में और भाबर रीजन में। इसको भी जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं बांगड़ की, जलोढ़ मैदानों की। तो जो जलोढ़ का मैदान है ये आपका पाया जाता है तराई क्षेत्र के जस्ट दक्षिण में। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। देखो, तराई के दक्षिण में पुराने और नवीन जलोढ़ के निक्षेप पाए जाते हैं। तो जो पुराने जलोढ़ हैं उनको हम कहते हैं बांगर और जो नवीन जलोढ़ के निक्षेप हैं उनको हम कहते हैं खादर। तो बांगर पाए जाते हैं बाहर की ओर और खादर पाए जाते हैं घाटी के अंदर की ओर। बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित ऊंचे जलोढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात बांगड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ का जल हमेशा नहीं पहुँच पाता। ठीक है। उत्तरी मैदान का अधिकांश हिस्सा इसी पुराने जलोढ़ से निर्मित है। इस जलोढ़ का निक्षेप कब हुआ था? मिडिल प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। तो ये नवीनतम निक्षेप है। बांगर मैदान नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों से ऊपर स्थित है। यहाँ की मृदा पर्याप्त उपजाऊ होती है। इसका रंग काला होता है। इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ये कैल्शियम से समृद्ध होती हैं। लेकिन जो खादर है वो भी उपजाऊ होती हैं। चूँकि बांगर है इसमें प्रैक्टिस कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ का उपजाऊपन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जबकि जो खादर है, जो नवीन जलोढ़ है, वहाँ पर चूँकि नई मृदा बिछती रहती है तो वो और भी अधिक उपजाऊ है, क्योंकि उसका जो उपजाऊपन है या जो उसमें ह्यूमस या उसमें अन्य जो खनिजों की आपूर्ति है वो निरंतर होती रहती है। अब देखेंगे हम बांगर जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? कैल्शियम के निक्षेप। कैल्शियम का कंक्रीटेशन हुआ है। कंक्रीटाइजेशन किसका हुआ है? कैल्शियम का। कैल्शियम क्या है? ये है आपके जो लाइम नोड्यूल्स हैं, चूने के पत्थर के जो नोड्यूल्स हैं, उनकी वजह से ये जो बांगर का मैदान है ये आपका कैल्शियम से समृद्ध है। और इन जो कैल्शियम के जो नोड्यूल्स हैं पाए जाते हैं, जो लाइमस्टोन के नोड्यूल्स, लाइम के जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं कंकर। तो कंकर क्या है? कंकर कुछ नहीं है, कंकर है कैल्शियम के आपके नोड्यूल्स, लाइम नोड्यूल्स। ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलते हैं? बांगर के मैदान में मिलते हैं। इसके अलावा जो इसका रीजनल वेरिएशन है, ये क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है बांगर के मैदान में। तो जो आपका बंगाल के डेल्टा में जो बांगर का मैदान विस्तृत है उसको बोलते हैं बारिंद प्लेन्स। ठीक है। और ऐसा ही जो आपको मध्य गंगा और यमुना दोआब में मिलेगा उसको बोलते हैं भूड़ फॉर्मेशन, भूड़ या भूड़। ये आपके रेतीले निक्षेप होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य गंगा और यमुना दोआब में। दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो नदियों का जो मैदान होता है, दो नदियाँ जो मिलकर मैदान बनाती हैं उसको बोलते हैं दोआब। तो भूड़ और बारिंद कहाँ मिलते हैं आपको? बांगर के मैदान में। इसी प्रकार से रेह,
बांगड़ का वो क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, मतलब जहाँ पर सिंचाई अधिक होती है, साथ ही वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मृदा की ऊपरी परत है वहाँ पर लवणों के निक्षेप जमा हो जाते हैं और इसको कहते हैं रेह या कल्लर। ठीक है, तो रेह कहाँ मिलता है आपको? बांगड़ क्षेत्र में, बांगड़ प्रदेश में। रेह का विस्तार कहाँ होगा? शुष्क भागों में। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्पेशली आपको ये रेह या कल्लर देखने को मिलता है। भूड़ मैंने आपको पहले बताया, ये बांगर भूमि पर पाए जाने वाले बालू के ढेर हैं, भूड़ कहलाते हैं। ये आपको कहाँ मिलते हैं? गंगा और रामगंगा, मतलब जो मैंने आपको बताया अभी, गंगा नदी और रामगंगा नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर ये आपको मिलते हैं। भूड़ के जैसे स्थलाकृति जो आपको मिलती है बंगाल में, उसको बोलते हैं क्या? बारिन प्लेन्स। इसके बाद में आता है खादर। खादर क्या है? नदियों की घाटियों के समानांतर जो नवीन जलोढ़ के निक्षेप हैं उनको कहते हैं हम खादर। अब ये देखने की बात है कि पूर्वोत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बाढ़, उनमें अधिक बाढ़ आती है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है, पश्चिमी भागों की अपेक्षा खादर का विस्तार अधिक हुआ है, क्योंकि नवीन जलोढ़ का विस्तार कौन करता है? खादर करता है। और प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल मानसून ऋतु में नए गाद को लाकर यहाँ बिछा देता है। तो जो नई गाद या नए अवसाद हैं, यही आपके क्या हैं? यही हैं आपके खादर, जहाँ पर हमेशा बाढ़ का पानी आपको पहुँचता है। A new layer of alluvium is deposited by river flood almost every year. This makes them the most fertile soils of the Ganga. तो गंगा प्लेन के सबसे अधिक फर्टाइल रीजन में से आता है आपका खादर। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ की प्राप्ति यहाँ पर आपको प्रतिवर्ष होती है। बांगर और खादर को संयुक्त रूप से उत्तर से दक्षिण दिशा में इनकी जो विड्थ होती है या जो चौड़ाई होती है वो कितनी मिलती है आपको? लगभग 100 किलोमीटर के आसपास मिलती है। ये देखने की चीज़ है। आपको बांगड़ और खादर में डिफरेंस बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो क्या है देख लेते हैं। बांगड़ याद रखना पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और जो खादर है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। बांगड़ को पंजाब में बोलते हैं धाया, और पंजाब में जो खादर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं बेट। धाया और बेट, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। धाया बोलते हैं पंजाब में बांगड़ को, और इसी क्षेत्र में खादर को बोलते हैं बेट। जो आपका बांगड़ होता है वहाँ पर चूनायुक्त खनिजों की प्रधानता होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कंकर जिसको कहते हैं। और खादर में चीका मिट्टी की प्रधानता होती है, मतलब यहाँ पर जो मृदा मिलती है बहुत फाइन मिलती है। ठीक है, चीका मिट्टी की प्रधानता मिलती है खादर में। बांगड़ चूँकि बार बार नवीनीकृत नहीं होती, साथ ही वहाँ पर कृषि भी बहुत सघन करी जाती है, तो इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, उपजाऊपन धीरे धीरे इसका कम हो रहा है बांगड़ का। जबकि जो खादर है वहाँ पर नवीन जलोढ़ का जमाव प्रतिवर्ष होता है, इस वजह से ये अधिक उपजाऊ है, साथ ही कृषि के लिए भी उपयुक्त है, और यहाँ पर गहन कृषि की जाती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पर की जाती है। तो ये आपका हो गया बांगड़ और खादर में डिफरेंस। एक डिफरेंस ये भी है कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का जल हमेशा बांगड़ जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, जबकि खादर वाले क्षेत्रों में बाढ़ का जल जनरली पहुँच जाता है। अब इसी में देखिए आप, अब उत्तर भारत का जो मैदान है उसको भू जलवायु और भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर, मतलब हम रीजनल क्लासिफिकेशन करेंगे गंगा के मैदान का, उसके आधार पर इसको 4 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। अब वो 4 बड़े भाग कौन से हैं? रीजन के हिसाब से हैं। पहला है राजस्थान का मैदान, उसके बाद में आता है आपका पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे गंगा का मैदान, और लास्ट में है आपका ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो ये आपका हो गया इसका क्षेत्रीय विभाजन, इसका रीजनल डिवीजन। जिस प्रकार से हमने हिमालय का किया था उसी प्रकार से हम इसका क्षेत्रीय विभाजन कर रहे हैं। जो गंगा का उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान का क्षेत्रीय विभाजन आप करते हैं तो आपको 4 क्षेत्र देख रहे हैं हम, राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ये आप देख सकते हो उत्तर भारत के मैदान के 4 वृहद प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान का मैदान, दूसरा हमने बोला था पंजाब हरियाणा का मैदान, उसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं सतलुज यमुना का मैदान। तीसरा है आपका गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को 3 सब पार्ट्स में पढ़ेंगे हम, अपर गंगा प्लेन्स, मध्य गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स, उच्च गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। तो ये आपका पूरा हो गया गंगा का मैदान।
एक नंबर राजस्थान, दूसरा नंबर पंजाब हरियाणा, तीसरा नंबर गंगा का मैदान और चौथा है आपका ये जो ब्रह्मपुत्र घाटी है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो ये 4 वृहद प्रदेशों में हम इसको बांट सकते हैं। हम एक एक करके इनको जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान मुख्य रूप से अरावली के पश्चिम में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल आपका कितना है? 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। इस मैदान के एक बड़े भाग का निर्माण समुद्र के पीछे हटने से हुआ है, जिसका प्रमाण आपको मिलेगा कि बहुत सारे आपको राजस्थान में आपको मिलेंगे खारे पानी की झीलें, जिनमें सांबर झील प्रमुख है। इसके बाद में अब देखोगे कि जो पर्मो कार्बोनिफेरस काल था उस समय राजस्थान का बड़ा भाग जो था वो समुद्र के नीचे अवस्थित था और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पाई गई हैं। पूरा नदियाँ का पेलियो चैनल पाया गया है, जिसमें सरस्वती प्रमुख है, जिससे संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र पहले पर्याप्त उपजाऊ था। वर्तमान समय में इस जो ये मैदान है इसका बड़ा हिस्सा मरुस्थलीय भाग है तथा एक बहुत बड़ा रीजन इसका अर्ध मरुस्थल है। ठीक है, और जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर बालू का स्तूप आपको देखने को मिलते हैं और बरखान आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो है वो है आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, या इसको बोला था हमने दूसरा नाम सतलज का मैदान। इस मैदान का सबसे विशिष्ट लक्षण यहाँ पर 5 दोआब का पाया जाना है। दोआब क्या होता है? दोआब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं हम दोआब। मतलब 2 नदी बेसिन के बीच में जो ज़मीन होती है, जो भाग होता है, उसको हम कहते हैं दोआब। और ये दोआब क्यों बनते हैं? ये लंबे समय तक निक्षेपात्मक शक्तियों के काम करने से वहाँ पर जो अवसादों के जमा होते हैं, जिसके वजह से दोआब बनती है और ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। इस तल के निर्माण में सतलज, रावी और व्यास नदी द्वारा संपन्न निक्षेपात्मक कार्य प्रमुख हैं। तो जो सतलज, रावी और व्यास नदियाँ हैं वो इस मैदान को बनाने में इन्होंने प्रमुख योगदान दिया है। इसकी उत्तर से दक्षिण दिशा में लंबाई लोगे तो ये लगभग 650 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। यह मैदान गंगा के मैदान से दिल्ली कटक तक, यह मैदान जो है ना गंगा के मैदान से दिल्ली कटक से अलग होता है। मतलब दिल्ली कटक के जो पश्चिमी वाला भाग है वो आपका कहलाता है पंजाब हरियाणा का मैदान। मतलब जो दिल्ली कटक है वो इन दोनों को अलग करता है। इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण की तरफ है। ठीक है, इसीलिए जो नदियां हैं वो आपकी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण की दिशा की तरफ प्रवाहित होती हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं पंच दोआब कौन से हैं, 5 दोआब कौन कौन से हैं। तो 5 दोआब हैं आपके। पहला है बिस्त। बिस्त दोआब कहाँ है? ब्यास और सतलज के मध्य जो पाया जाता है वो कहलाता है आपका बिस्त दोआब। इसके बाद में है बारी दोआब। बारी दोआब मिलता है व्यास और रावी के बीच में। इनके नाम से भी आप इसको याद कर सकते हो। बारी में बी फॉर ब्यास और आर मतलब रावी, तो बारी ब्यास और रावी के बीच में। इसके बाद में आता है रचना। रचना में रावी और दूसरा चिनाब। रावी और चिनाब के बीच में जो दोआब पाया जाएगा वो कहलाएगा रचना। इसके बाद में आप देखोगे चाज। चाज में चिनाब और झेलम। तो चिनाब और झेलम के बीच में कौन सा दोआब होगा? चाज। इसके बाद में आप देखो जो लास्ट है वो है आपका सिंध सागर। सिंध सागर आपका झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच में। ठीक है, तो ये आपके पंच दोआब हैं, 5 हैं, बिस्त, पारी, रचना, चाज और सिंध सागर। इसको आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। ये आपका दिख रहा है सिंध सागर दोआब। ठीक है, इसके बाद में चाज जो है आपका, और रचना, बारी, बिस्त। तो ये आप इसको देख सकते। इसमें आप देख सकते हो जो बिस्त, ये आपका सबसे पहले ये जो है, ये जो क्षेत्र है ये आपका है सिंध सागर दोआब, जो झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच में। ये सिंधु नदी है और ये आपकी झेलम और चिनाब वाला है। तो ये झेलम और सिंध के बीच में जो है आपका सिंध सागर दोआब है। उसके बाद में आप देखोगे ये झेलम और चिनाब, ये झेलम नदी है और ये है आपकी चिनाब। तो ये चिनाब हो गई और ये झेलम हो गई। तो ये जो दूसरा है ये आपका कहलाएगा चाज। ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच में चाज। उसके बाद में आता है आपका ये चिनाब, रावी और चिनाब। तो ये आपकी रावी नदी है
और ये जो ग्रीन कलर में दिख रही है इसके ऊपर ये आपकी झेलम जा रही है, तो ये जो ग्रीन कलर वाला है ये आपका कहलाएगा रचना। ठीक है, रचना के बाद में हम बात करते हैं बारी की। तो जो बारी दोआब है वो है आपका व्यास और रावी के बीच में, तो ये कहलाएगा आपका, ये है आपका बारी दोआब। और जो लास्ट वाला है आपका ये है बिस्त, ये सतलज है और ये व्यास है, तो व्यास और सतलज के बीच में जो है आपका बिस्त। ठीक है, तो आपके 5 दोआब हो गए, बिस्त, बारी, रचना, चाज और सिंध। तो आप इनका ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट आपको क्रम भी पता होना चाहिए। ठीक है, नदी आप देखोगे तो सबसे ऊपर सिंध, उसके बाद में झेलम, उसके बाद में चिनाब, फिर रावी, व्यास और सतलज। तो इनका रिवर का भी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, साथ ही आपको दोआब के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये आपके हो गए 5 दोआब। इसके बाद में आपका आता है गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। गंगा का मैदान पश्चिम में यमुना नदी के अपवाह से प्रारंभ होता है और पूर्व में बांग्लादेश की सीमा तक ये जाता है। ये लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और इसकी चौड़ाई आपको मिलेगी 300 किलोमीटर के आसपास। इसका ढाल बहुत कम है, लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ठीक है, गंगा के मैदान को 3 उपभागों में बांट सकते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा के मैदान में, ये गंगा का मैदान है आपका। ये गंगा का मैदान आपका यहाँ यमुना से लेके यहाँ नीचे बांग्लादेश तक जाता है। 3 भागों में, अपर गंगा पहला, दूसरा मध्य गंगा और जो तीसरा है आपका लोअर गंगा। तो ये इसके 3 भाग हो गए। अब इसको पहला देखते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। तो ऊपरी गंगा का मैदान जस्ट जो आपका सतलज है उसके ईस्ट साइड है, उसके पूर्वी तरफ है। इस मैदान के अंतर्गत गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड संभाग और आगरा संभाग का भाग सम्मिलित है। इसकी पश्चिमी सीमा यमुना नदी के अपवाह से और उत्तरी सीमा शिवालिक पर्वत द्वारा निर्मित होती है। यह मैदान सागर तल से 100 मीटर से 300 मीटर तक ऊंचा है। तो वही जो एवरेज ऊंचाई है गंगा के मैदान की वो है आपकी 200 मीटर के आसपास, तो लगभग उतना ही आपको ये ऊंचा देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में प्रवाहित जो नदियां हैं उनमें है काली और शारदा। ठीक है, तो बेसिकली यमुना नदी, यमुना के अलावा काली और शारदा यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं। ये भारत के सर्वाधिक उपजाऊ वाले प्रदेशों में से एक है और ये जो आपका हरित क्रांति प्रदेश है ये भी यही कहलाता है। ठीक है, यहाँ उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलों में क्या है, गन्ना, गेहूँ, चावल, मक्का और सरसों। तो ये आपका हो गया ऊपरी गंगा का मैदान। अब बात करते हैं मध्य गंगा के मैदान की। मध्य गंगा का मैदान ऊपरी गंगा के मैदान के आपके पूर्वी तरफ है। यह मैदान उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भाग और बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना तक लगभग 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मैदान में जलोढ़ निक्षेप की मोटी परत है जिसमें कंकड़ की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, इसकी ढाल कम है ऑब्वियसली। नदियाँ जैसे कि कोसी यहाँ पर अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जिसकी वजह से कोसी को क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक भी कहा जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत बाढ़ आती है। यहाँ गंगा की प्रमुख नदियों में मिलेगा आपको सोन और गंडक। तो ये आपका हो गया मध्य गंगा का मैदान। और जो निम्न गंगा का मैदान है वो पटना से बंगाल की खाड़ी तक है। ठीक है, मध्य गंगा से थोड़ा सा नीचे दक्षिण की तरफ इसका विस्तार है। पूर्व में इसकी सीमा असम, बांग्लादेश, पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार और दक्षिण में ये सुंदरवन डेल्टा द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो इसके पूर्व में आपको क्या मिलेगा, असम और बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिम में आपको मिलेगा इसको छोटा नागपुर का प्लेट्यू और दक्षिण में यहाँ पर इसको मिलेगा जो सुंदरवन का डेल्टा, जो भी एक मार्शी लैंड है, जो भी एक दलदली क्षेत्र है। यह मैदान तिस्ता, शंकोस, महानंदा, दामोदर, स्वर्णरेखा आदि नदियों द्वारा भी अपवाहित है। डेल्टाई प्रदेशों में गंगा कई वितरिकाओं या छोटी छोटी ब्रांचेस में विभक्त हो जाती हैं और इन वितरिकाओं में जो सबसे प्रमुख है वो कौन सी है, हुगली नदी है। तो ये आपका हो गया गंगा का मैदान में निम्न गंगा का मैदान। अब जो चौथा मैदान है, हम ऑलरेडी राजस्थान का मैदान पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हमने पंजाब हरियाणा का मैदान पढ़ा, उसके बाद में हमने गंगा का मैदान पढ़ा और जो लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्षेत्रीय विभाजन में वो है आपका ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान सबसे पहले तो ये विशाल मैदान का पूर्वोत्तर भाग है, सबसे पूर्वी भाग है। इसका विस्तार लगभग 56,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। इसकी लंबाई 750-720 किलोमीटर के आसपास, चौड़ाई
इसकी कम है 80 किलोमीटर के आसपास, और इसकी ऊंचाई और भी कम है, वो आपको 30 मीटर से लेके 130 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। इसके यदि हम पश्चिमी भाग को छोड़ दें तो लगभग संपूर्ण क्षेत्र ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पढ़ी थी उसमें देखा था। ब्रह्मपुत्र के मैदान, चूँकि इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो ये मैदान है ये पहाड़ी क्षेत्र में घिरा हुआ है, तो यहाँ पर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती हैं। उनका जो स्पीड है, नदियों की जो प्रवाह की स्पीड तेज़ है। साथ ही यहाँ पर जल विद्युत शक्ति की जो संभाव्यता है, मतलब वहाँ पर हाइडल प्लांट्स, पावर प्लांट्स लगाने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की संभावना ज़्यादा है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, इसके उत्तरी किनारे पर असम की घाटी पाई जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ पर ढाल खड़ा होता है क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है। इस क्षेत्र में अवस्थित माजुली एक बड़ा नदीय द्वीप है, रिवाइन आइलैंड है, ठीक है, द्वीप, नदीय द्वीप है, नदी के बीच में स्थित द्वीप है, और साथ ही वो एक जिला भी है, ठीक है। लेकिन ये जो माजुली आइलैंड है ये किस समस्या से ग्रसित है, यहाँ पर अपरदन और कटाव की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इसका जो एरिया है वो बहुत धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और इसको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। द्वीपों में जब हम पढ़ेंगे आगे, जब भारत के द्वीप पढ़ेंगे उसमें रिवाइन आइलैंड्स पढ़ेंगे, उसमें हम माजुली को डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा इसकी ब्रह्मपुत्र के मैदान की क्या विशेषता है, हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ जलोढ़ पंख की एक श्रृंखला बनाती है, ठीक है, और यहाँ जो ये अवस्थित है, और यहाँ पे क्या है कि इस क्षेत्र में उपजाऊ घाटी में चावल और जूट की खेती प्रमुखतया की जाती है। ये ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो अपने चाय के बागानों के लिए फेमस है। साथ ही यहाँ पर दो बड़े राष्ट्रीय पार्क काजीरंगा और मानस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो मांजुली, ये पूरा जो मैदान है ये आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ब्रह्मपुत्र नदी ब्लू कलर में बह रही है, और इसमें एक बीच में एक आइलैंड है, द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है, ये आपका माजुली आइलैंड है, ठीक है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो ये माजुली आइलैंड है। तो ये आपका था ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस पूरी क्लास में हमने देखा कि जो उत्तरी मैदान है उसका पहले हमने देखा कि उसका नॉर्मल विभाजन, वहाँ पर भाबर, तराई और जलोढ़ कैसे पाया जाता है उत्तर से दक्षिण। उसके बाद में हमने देखा कि जो उत्तर का मैदान है उसका रीजनल डिवीज़न हम कैसे कर सकते हैं, राजस्थान का मैदान, उसके बाद में पंजाब हरियाणा का मैदान हमने देखा, उसके बाद में गंगा का मैदान, और अंत में देखा हमने ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये हो गया आपका गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उनको लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।